हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। बेटा मैं ऑलरेडी इस चैनल पे आपको पूरे का पूरा नेशनल इनकम वाला यूनिट खत्म करवा चुकी हूं। अब हम करने वाले हैं हमारा यूनिट मनी एंड बैंकिंग वाला। सो बेटा हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपको हमारे चैनल पे आपकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की वीडियोस लगातार मिलने वाली है पूरा साल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बेस्ट, सबसे डिटेल्ड अच्छा कंटेंट एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 PM आपको मिलेगा आपका अकाउंट्स का वीडियो एंड 7 PM पे आपको मिलेगा इको या फिर बिजनेस स्टडीज की वीडियोस। ठीक है, सो जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो अपने व्यूज, क्योंकि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको वीडियोस मिलेंगी एंड इससे अच्छा कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है। टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, उसको फॉलो कर लो क्योंकि ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। मनी का चैप्टर आज हम करेंगे, बैंकिंग को मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो मनी में हम क्या पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम क्या है। ठीक है, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत छोटा सा, इनफैक्ट सबसे छोटा चैप्टर जो है पूरे की पूरी तुम्हारी मैक्रो में, वो मनी का ही चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला वर्ड जो मेरे पास आता है वो मनी ही आता है। मनी इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड हैज सम वैल्यू व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका जो मनी का डेफिनेशन है ये समझेंगे, पर इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। तो तुम सबको पता ही होगा, पैसे के आने से पहले जब हम लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम सामान के बदले में सामान को, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। मतलब कि अगर मैं फूड बेच रही हूँ, तुम शूज बेच रहे हो, तो तुम मुझसे फूड खरीद लोगे, बदले में मैं तुम्हारे शूज खरीद लूंगी। अगर मेरे पास शूज है और तुम कपड़े बेच रहे हो, तो मैं तुम्हें शूज बेच दूंगी, बदले में तुम मुझे कपड़े दे दोगे। ठीक है, सो जब भी मैं सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करती हूँ तो वो बार्टर सिस्टम होता है। ये पुराने समय में होता था जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब मनी हमारे पास नहीं होती थी। इंडिया में बार्टर सिस्टम से हमारे पास मॉनेटरी सिस्टम कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम बार्टर सिस्टम पे ही इंडिया में जो है ट्रेड किया करते थे। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद मनी आई थी इंडिया में। ठीक है, मनी के केस में क्या होता है कि हम सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सामान के बदले में पैसे का लेन देन करते हैं। मुझे तुमसे सामान चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें मुझसे सामान चाहिए तो तुम मुझे पैसे दोगे, पैसे के बदले में सारे एक्सचेंज होते हैं। सो बार्टर सिस्टम पैसे के इन्वेंशन से पहले था। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, सामान के बदले में सामान। वीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लोथ, खाने के बदले में कपड़ा, कपड़े के बदले में खाना। हाउस फॉर हॉर्सेस। ठीक है, और अ टीचर में भी पेड वीट और राइस एज पेमेंट फॉर द सर्विसेज। ठीक है, तो हम सामान के बदले में जब सामान का लेन देन करते थे उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जिन डिसएडवांटेजेस के चलते हमने पैसे का, मनी का इन्वेंशन किया था। सबसे पहला डिसएडवांटेज मेरे पास क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का लैक था। देखो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आए हो तो आज की डेट में तुम मुझे पैसे दोगे और मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। पैसा है तो आओ, पैसा नहीं है तो मत आओ, सिंपल बात हो गई। ठीक है ना, जिसके पास पैसा है वो मेरी क्लास में आके बैठ सकता है। पर पुराने टाइम में क्या था कि अगर तुम्हें मेरे पास पढ़ना है तो तुम्हारे पास वही चीज होनी चाहिए जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे पास पढ़ने आ रहे हो पर तुम्हारी जो दुकान है, तुम्हारी दुकान है मेंस के कपड़ों की। अरे मेरे को मेंस के कपड़े क्या करने हैं, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब तुम मेरे पास पढ़ ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो मुझे चाहिए ही नहीं, जो तुम्हारे पास है, सॉरी, वो मुझे चाहिए ही नहीं। सिमिलरली, अगर तुम्हारे पास लेट्स से वीट है, तुम वीट बेचते हो, तुम खाना बेचते हो, फूड बेचते हो, पर बदले में तुम्हारा कोई बच्चा है ही नहीं जिसको मैं पढ़ा सकूं, तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। तो डबल कोइंसिडेंस, एक कोइंसिडेंस होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे चाहिए, ये आपके पास है, अच्छा ये आपको चाहिए, मेरे पास है। अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि हम दोनों को जो चाहिए था वो एक दूसरे के पास मिल गया, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, चलो बात बन जाएगी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज की डेट में तुम दुनिया में किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, डजंट मैटर कि वो जो बेच रहा है वो तुम्हें चाहिए कि नहीं, तुम किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, किसके बदले में, पैसे के बदले में ट्रेड कर सकते हो। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था कि सामने वाले को जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो, तुम्हारे को जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो। ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बहुत बार ट्रेड नहीं हो पाता था, कोइंसिडेंस नहीं हो पाता था। देखो, मींस दैट गुड्स इन पोसेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्संस मस्ट बी यूजफुल एंड नीडेड बाय ईच अदर। दोनों के पास जो चीजें हैं वो एक दूसरे को चाहिए होनी चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटी एक्सचेंज, डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी अराइजेस। मैं
किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को डिवाइड नहीं कर सकती। मैं पैसे को डिवाइड कर सकती हूँ 10, 20, 50, 100 रुपए, लेकिन सामान को मैं डिवाइड नहीं कर सकती थी, ठीक है, जिसके बेसिस पर मैं जो है एक्सचेंज कर सकूं, वो बड़ी मेरे पास प्रॉब्लम आती थी। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द वेल्थ, मैं पैसे को ऑनलाइन ही आजकल बैंक अकाउंट में स्टोर करके रख रही हूँ। बताओ, क्रेडिट कार्ड में मेरे लाखों रुपए पड़े हैं, मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, या मेरे लॉकर में लाखों रुपए पड़े हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे बहुत सारा खाना दे दिया मेरी क्लासेस के बदले में, मैं खाना को कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकती हूँ? पहली चीज तो मैं बहुत जगह चाहिए, स्टोर करने के लिए जगह होती नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, पैसा तो जेब में उठा के ले जाऊंगी, सामान कहाँ उठा के लेके जाऊंगी? अगर मुझे ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना है तो बहुत सारी चीजें टाइम ज्यादा तक स्टोर नहीं हो पाती, तो स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हें अगर मेरे पास पढ़ना है तो मैं 10,000 रुपए चार्ज करूंगी, अगर मेरे पास 100 बच्चे आते हैं, 100 के 100 बच्चे 10,000 रुपए देने को तैयार हैं, मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगी, सिंपल बात हो गई। मैं हर किसी से 10,000 रुपए ही लूंगी, फिर चाहे वो बच्चा किसी भी देश का है, किसी भी जेंडर का है, कुछ भी है, मैं सबसे 10,000 लूंगी और उसको पढ़ा दूंगी। लेकिन अगर तुम में से एक बच्चा मेरे पास लेके आता है राइस, एक बच्चा मेरे पास लेके आता है वीट, एक लेके आता है शूज, एक लेके आता है फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, ठीक है, तो मैं इन सब में कैसे डिसाइड करूं कि मुझे अपनी क्लासेस के बदले में राइस कितने खरीदने हैं, वीट कितना खरीदना है, शूज कितने खरीदने हैं, क्लोथ कितने खरीदने हैं? मैं ये हो सकता है कि क्लासेस के बदले में किसी से 4 जूते ले लूं और 10 किलो वीट ले लूं। क्या इसका मतलब ये हो गया कि 4 जूते का भाव 10 किलो के बराबर है? नहीं। मैं किसी से 2 कपड़े ले रही हूँ और 5 किलो राइस ले रही हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि 5 कपड़े और राइस का वो भाव बराबर हो गया? नहीं। कोई ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था ही नहीं जिसके बदले में मैं मेजर कर सकूं कि मुझे मेरी क्लासेस के लिए राइस कितने खरीदने हैं, कपड़े कितने खरीदने हैं, ठीक है, वीट कितना खरीदना है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन बिटवीन टू पीपल। तुम्हारे और मेरे नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करता था कि तुम कितने में नेगोशिएट मेरे साथ कर लोगे। एंड नेगोशिएशन में ऑब्वियसली किसी एक की जीत किसी एक की हार होती थी, क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था ही नहीं। लेकिन आज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है कि 10,000 रुपए की मेरी क्लासेस है, पैसे के टर्म में मैंने मेजर किया, जो 10,000 रुपए देगा वो क्लास में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू आज की डेट में है। एंड लास्ट वाज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का देखो क्या मतलब था कि अगर मुझे फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, आज मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स बनवानी है तो 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 10,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा। मैं आज की डेट में फ्यूचर पेमेंट्स कर सकती हूँ, लेकिन बिना पैसे के ये सब नहीं हो सकता था। मैं फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैडम जी मेरे बच्चे को सारे साल पढ़ा दो, मैं तुम्हें सारा साल हर महीने ना फूड देता रहूंगा, वीट देता रहूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं सारा साल पढ़ाऊंगी। तुमने 2 महीने मुझे वीट दिया, तीसरे महीने तुम्हारी खुद की वीट की फसल खराब हो गई या वीट की प्राइजेस बहुत बढ़ गए। तुमने बोला मैडम जी अब तो वीट बहुत महंगी हो गई है, मतलब प्राइजेस इन द सेंस की वीट की डिमांड बहुत बढ़ गई, ऐसे लगा लो, ठीक है, प्राइस तो उस टाइम नहीं होगा। मैडम जी अब तो वीट बहुत डिमांड में, पहले तो मैं तुम्हें 10 किलो देता था अपने बच्चे को पढ़ाने को, अब तो मैं सिर्फ 5 किलो ही दूंगा। 2 महीने बाद तुम ऐसा बोलो, या 2 महीने बाद वीट की फसल खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो फ्यूचर पेमेंट्स करने में बहुत दिक्कत आती थी, जो कि आज बहुत आसान हो गए। तो पहले ही डिसाइड कर लोगे इतनी इंस्टॉलमेंट है, इतना इंटरेस्ट है, इतने टाइम तक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो आज वो आसान हो गए। फ्यूचर पेमेंट पहले हम नहीं कर पाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई। क्या हमारे को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम थी, हमारे को स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, फ्यूचर पेमेंट्स की प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी क्लासेस के बदले में राइस कितने खरीदूं, किसी से वीट कितना खरीदूं बदले में, ठीक है, शूज कितने लूं, क्लोथ्स कितने लूं। आज तो बहुत सिंपल है, जिसको भी पढ़ना है, चाहे तुम्हारे माँ बाप कुछ बेचते हैं कि नहीं बेचते, तुम मुझे 10,000 रुपए दो और मेरी क्लासेस में बैठ सकते हो। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी था। अब इन्हीं सबसे बेटा निकल के आए हैं क्या? मेरे फंक्शंस ऑफ मनी निकल के आए हैं। अगर मैं फंक्शंस ऑफ मनी की बात करूं तो फंक्शंस ऑफ मनी बेसिकली मनी इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आई है। मनी एक ऐसी चीज है जिसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को भी खत्म कर दिया, स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को भी खत्म कर दिया, और फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, ठीक है। मनी इज द मैटर ऑफ फॉलोइंग 4 फंक्शन। इसके 4 फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट भी है, और स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ भी है। तो इसने सारी मेरी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। तो जो चीज मेरी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे उसको हम मनी बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गए फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी जैसे मैंने बताया वही 4 फंक्शंस मनी के होने वाले, दैट इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, एंड इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इन्हीं फंक्शंस को बेटा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जिनके बिना जिंदगी चल ही नहीं रही थी, जिनके बिना हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और जो मेन रीजन थे, मेन कारण थे मनी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए, तो वो है पहले वाले 2, मीडियम
ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। लेकिन जो बाकी वाले दोनों है वो सेकेंडरी फंक्शन है, कि वो ऐसा नहीं है कि उनके बिना जिंदगी नहीं चल रही थी, उनके बिना भी शायद जिंदगी चल रही थी, बट अब क्योंकि मनी आ गई है तो उसने ये दोनों काम भी कर दिए, चलो लगे हाथ ये काम भी हो गए, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो प्राइमरी फंक्शन में मेरे पास क्या क्या आएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला क्या आएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हेल्प करती है, वो हमारे को क्या एलिमिनेट करने में मदद करती है, जो हमारा कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था उसको एलिमिनेट करने में मदद करती है हमारी मनी, ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को एलिमिनेट करने में मदद करती है मनी। तो वो एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए बना है, ठीक है, क्योंकि हम अपने सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को पैसे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, हमें बदले में किसी दूसरे की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मेजर ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला पहले मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी क्लासेस के बदले में किसी से 10 किलो राइस खरीद रही हूँ, किसी से 10 कपड़े खरीद रही हूँ, किसी से 5 जूते खरीद रही हूँ, किसी से मे बी सोना खरीद रही हूँ, किसी से कुछ खरीद रही हूँ, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि मैं अपनी क्लासेस के बदले में हर किसी से 10,000 रुपए ही लेने वाली हूँ, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो एक मेजर ऑफ वैल्यू है जो कि पहले नहीं था। सो मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अंडर द बार्टर सिस्टम कोई मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था जिसमें हम अलग अलग गुड्स की जो वैल्यू है उसको कॉमनली मेजर कर सके, ठीक है। जैसे मैंने बोला था बार्टर सिस्टम के अंदर सब कुछ नेगोशिएशन पावर पे चलता था कि हमारी नेगोशिएशन पावर कितनी होगी। अब मैं बोल सकती हूँ कि फिक्स प्राइस शॉप है, 10,000 रुपए लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। लेकिन उस टाइम पे नेगोशिएशन था कि अरे कोई बात नहीं 10 किलो चावल ले लेना, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, अरे कोई नहीं 4 जूते ले लेना, मेरे बच्चे को पढ़ा दो। इसका ये कतई मतलब नहीं था कि 10 किलो चावल 4 जूते के बराबर हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो चावल और जूते वाला फिर से आपस में नेगोशिएट करते, तो वहां पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, यहाँ पर मनी की टर्म्स में हमारे पास है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो क्या बोला है, क्रेडिट यानी कि लोन हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज की डेट में ना बिना लोन के चीजें चलती ही नहीं है। बहुत सारे जो बिजनेसेस है ना सारे लोन पे चलते हैं, क्योंकि लोगों को उधार लेके बिजनेस करना ना आसान लगता है, सस्ता लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपना खुद का पैसा लगाना है, ठीक है। इन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इंस्टेंट पेमेंट्स आर नॉट मेड। मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन में इंस्टेंट पेमेंट नहीं होती है। लोन का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है, लोन के ऊपर कितने बिजनेसेस चल रहे हैं, अगर लोन नहीं होता कितने ही बिजनेसेस कभी चलते ही नहीं, ठीक है। सो जो डेटर है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे एक फ्यूचर डेट पे, जिसके लिए आप कुछ ना कुछ जो है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का सिस्टम बिठाते हो, वो सब मनी की वजह से हो पाया, पैसे के बिना, मनी के बिना वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी जगह कोई तुम्हें बहुत सारी जगह नहीं चाहिए, तुम्हें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा सामान, तुम्हारा पैसा खराब नहीं होगा, सामान खराब हो जाता, तुम्हें अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम एक चीज सोच के देखो, अगर आज मुझे मेरा घर को जो है मूव करना है, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे, तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने अपने सिंपल थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह है उसकी मदद से मूव करना है, पैसा तो यार क्या है बैंक अकाउंट में ही पड़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट बार्टर सिस्टम के टाइम पे सोच के देखो, अगर मुझे अपने घर को मूव करना होता, मेरा तो सारा पैसा ही सामान की फॉर्मेट में है। अगर मैं अपना एक सामान बेचूंगी, अब क्या करते हैं हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट होने के लिए दिल्ली का सारा सामान बेच के पैसा इकट्ठा करके बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में सामान दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन उस टाइम पे तुम सोच के देखो, मुझे मेरा सारा सामान उठा के बॉम्बे जाना पड़ता, जो शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो वहां पे ट्रांसफर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टोर ऑफ वैल्यू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, हम स्टोर नहीं कर सकते, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर सकते, जगह नहीं होती, वो प्रॉब्लम थी। पैसे के केस में वो सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ठीक है जी। चलो अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास आता है, मनी सप्लाई का टॉपिक आता है। मनी सप्लाई का देखो क्या मतलब है, मनी सप्लाई का मतलब है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट नहीं करते, पिछले एक साल में इतनी मनी सप्लाई थी, पिछले एक महीने में इतनी मनी सप्लाई थी, नहीं, हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है कि आज इतनी मनी सप्लाई है, 30 अप्रैल को इतनी मनी सप्लाई थी, 31 तारीख को इतनी मनी सप्लाई थी, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई हमेशा कैलकुलेट होती है। मनी सप्लाई का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द करेंसी एज वेल एज अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स इन एन इकोनॉमी। मेरे देश की सिंपल भाषा में बोला जाए, पब्लिक के पास, मेरे देश की पब्लिक के पास, मेरे देश की जनता के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना मर्जी पैसा है, वो सारे के सारे पैसे को अगर मैं सम टोटल कर देती हूँ तो वो मेरी मनी सप्लाई है। देखो हम पढ़ते हैं ना कि नोट्स बहुत सारे प्रिंट होते हैं हमारे देश में, लगातार नोट्स प्रिंट होते रहते हैं। अब नोट प्रिंट होते रहते हैं पर उसका कोई हिसाब भी तो होगा कि आज की डेट में 10 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट है, पैसा है, वो इंडियन करेंसी में प्रिंट हो चुका है। कल जो है
$2 बिलियन और प्रिंट हो गए या इतना प्रिंट हो गया, समझ रहे हो? तो प्रिंट तो करते रहते हैं नोट, पर उसका हिसाब भी तो होना चाहिए कि कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में घूम रहा है, कितना पैसा आज तक टोटल प्रिंट हो चुका है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। सो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल जो वैल्यू है हमारे देश में, जितने भी नोट प्रिंट हुए हैं, उसमें से जितना भी पैसा हमारे देश की आम जनता के पास है, अगर मैं उसका सम टोटल कर दूं करेंसी का एज वेल एज लिक्विड एसेट्स का। लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब होता है, जो कि बहुत जल्दी पैसे में, कैश में कन्वर्ट हो सके, उनको लिक्विड एसेट बोला जाता है। जैसे कि अगर हमारा घर है, घर एकदम से पैसे में, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो लिक्विड एसेट नहीं है। पर मैं बोलती हूँ शेयर्स है, शेयर्स में एकदम से बेच के लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो मेरे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स और करेंसी जितना भी मेरे देश की जनता के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसका सारा सम टोटल मेरी मनी सप्लाई कहलाता है। मनी सप्लाई में क्या आएगा, देखो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मेरे देश की पब्लिक के पास कितना पैसा है उनकी जेब में। यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक से क्या मतलब है कि जो भी कैश में, यानी कि पेपर नोट्स की फॉर्म में या कॉइन्स की फॉर्म में जितना पैसा है वो किसके पास, सिर्फ पब्लिक के पास। याद रखना, पब्लिक की बात हो रही है यहाँ पर, मैं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ कि सरकार के पास कितना पैसा है। प्लस इसमें क्या करोगे, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। अब इसका क्या मतलब है, देखो डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है। पहला तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास, जनता के पास, जनता की जेब में कितना कैश पड़ा है, जनता की जेब में कितने कॉइन्स पड़े हैं, उन सबका सम टोटल। एक तो ये आ गया। दूसरी चीज, जनता का कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है। आज की डेट में तुम्हारे पास कैश नहीं होगा, तुम्हारा सारा पैसा बैंक में जमा होगा, तो जनता का, आम जनता का कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ जनता का टोटल पैसा। अब जनता के पास कैश और कॉइन के फॉर्म में होगा, प्लस जनता का पैसा बैंक में होगा, तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जनता, पब्लिक अगर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराती है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड माने जो एकदम से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जब दिल किया जाओ बैंक से पैसा निकलवा के कैश की फॉर्म में लेकर आओ, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है ना, कि ऑन डिमांड जब दिल करेगा मैं बैंक से पैसा निकलवा सकती हूँ। अगर मैं बैंक में एफडी कराऊं, एफडी अपनी डिमांड पे नहीं निकलवा सकते, एक टाइम पीरियड के बाद ही निकल आना पड़ेगा, तो एफडी इसमें इंक्लूड नहीं होती। क्या हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट माने मैंने बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा कराया, मेरा जब दिल करेगा कार्ड स्वाइप करूंगी या एटीएम से जाऊंगी और पैसा निकाल के लेकर आऊंगी। ठीक है, एक सेकंड में मैं कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। तो जितने भी डिमांड डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के पास हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं, कि जनता ने जो बैंक में पैसा जमा कराया वो इंक्लूड होता है। पर एक और वर्ड यहाँ पर आ गया, नेट डिमांड डिपॉजिट। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि बैंक के पास पैसा कौन कौन जमा कराता है, जनता जमा कराती है, प्लस बैंक्स के पास दूसरे बैंक वाले भी आके पैसा जमा करा सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक क्या कर सकता है, अपना पैसा, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया जो वो संभाल नहीं पा रहा, और बहुत बार बैंक ऐसा करते भी हैं, वो क्या करेगा, अपने पैसे को जाके कहाँ जमा करा देगा, अपने पैसे को जाके फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में जमा करा देगा। एक अकाउंट ही तो खुलवाना है एसबीआई के पास, एसबीआई के पास एक अकाउंट ही तो खुलवाना है इस पर्टिकुलर बैंक का, इस पर्टिकुलर कंपनी का, और ये अपना पैसा जाके एसबीआई के पास जमा करा सकते हैं। तो जितने भी पैसा एक बैंक दूसरे बैंक के पास जमा कराता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक्स का पैसा और सरकार का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। बैंक्स का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। सो अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट कराया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या डाल दिया, नेट, माने कि डिमांड डिपॉजिट। पर कौन से डिमांड डिपॉजिट, जो सिर्फ पब्लिक के हैं, इसमें से माइनस कर दो वो डिमांड डिपॉजिट जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास कराए हैं। सो देखो, सबसे पहली चीज है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, कि पब्लिक के पास फिजिकल फॉर्म में जितना भी पैसा है कैश या कॉइन के फॉर्म में, वो इंक्लूड कर दो, वो ऐड कर दो मनी सप्लाई में। और जितना भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास है जो कि बेसिकली पब्लिक ने डिपॉजिट करवा रखा है बैंक्स में, वो भी तुम इंक्लूड कर दो मनी सप्लाई में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो भी विड्रॉ हो सकता है ऑन डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पर इसको नेट डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला है? क्योंकि द टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर्स दैट आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट विड्रॉल और यूज। ठीक है, these deposits are considered demand because the depositors can access the fund on demand, typically through the check, debit card, electronic transfer, किसी भी तरीके से। तो आप ऑन डिमांड कभी भी इस पैसे को निकलवा सकते हो, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला गया है। पर नेट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये पब्लिक के भी हो सकते हैं और ये इंटर बैंक भी हो सकते हैं, कि एक बैंक ने अपना पैसा दूसरे बैंक के पास जमा करा दिया, तो इंटर बैंक भी हो सकते हैं। पर नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या होगा, नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होगा कि मैं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स में से ये माइनस कर दूं, इंटर बैंक वाले को माइनस कर दूं,
टोटल डिमांड डिपॉजिट में से अगर मैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट डिमांड डिपॉजिट निकल के आ जाएगा, यानी सिर्फ पब्लिक वाला डिमांड डिपॉजिट निकल के आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, क्योंकि व्हेनेवर आई से मनी सप्लाई, मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास जो भी पैसा है, पब्लिक के पास जो पैसा है उसको इंक्लूड करती हूँ। जो भी पैसा हमारे देश के बैंक्स के पास है, जो भी पैसा मेरे देश की गवर्नमेंट के पास है, वो बेटा इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स। इन दोनों को क्या बोला जाता है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स। ठीक है, ये इनको ऐसा बोल रहे कि ये लोग तो पैसा बना रहे हैं, तो जो पैसा बनाने वाले सेक्टर है उनका पैसा इंक्लूड मत करो मनी सप्लाई में। जो पब्लिक है, जिनके लिए पैसा बनाया जा रहा है, सिर्फ पब्लिक के पैसे को इंक्लूड करो मनी सप्लाई में, इन दोनों के पैसे को इंक्लूड मत करो। इसीलिए जितने भी इंटर बैंक डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट को मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे पास जो बस लास्ट छोटा सा टॉपिक है, विच आर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या क्या मेजर होते हैं, तो मनी सप्लाई के 4 मेजर हो सकते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, जो M1 है बेटा जी, M1 जो है मेरा, ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा जल्दी जो है पैसे के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो मोस्ट लिक्विड। जैसे ही हम 1 से 2, 3, 4 की तरफ जाते हैं, लिक्विडिटी कम होने लग जाती है, लिक्विडिटी जो है कम होने लग जाती है। ठीक है, तो ये तुम बोल सकते हो जो ये वाला है ये सबसे लीस्ट लिक्विड है। बट जो ये वाला है, मतलब लीस्ट लिक्विड का क्या मतलब है कि M4 को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, इसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो ये वाला है M4 है, ये सबसे ज्यादा ब्रॉड है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा चीजें इंक्लूड होती हैं, और ये सबसे कम ब्रॉड है। जो M1 है इसमें सबसे कम चीजें इंक्लूड होती है, ये सबसे कम ब्रॉड है। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना। M1 बेसिकली हमारा वही मनी सप्लाई है जिसकी मैं अभी तक तुम्हारे साथ बात कर चुकी हूँ, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। इसमें ओडी एक और चीज देखो इंक्लूड होती है। M1 में क्या आएगा, करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैश और कॉइन की फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, ये डिमांड डिपॉजिट कौन से वाले, नेट वाले होने चाहिए। प्लस इसमें कुछ एक अदर डिपॉजिट्स भी यूज इंक्लूड होते हैं, जो यूजुअली आरबीआई के पास होता है। आरबीआई के पास ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक्स का ही डिपॉजिट हो, आरबीआई के पास ना कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स के, अदर इंस्टीट्यूट्स के भी डिपॉजिट कई बार होते हैं। तो अगर आरबीआई के पास सरकार का कोई पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, अगर आरबीआई के पास दूसरे बैंक्स का कोई पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। पर सरकार और बैंक्स के अलावा, क्योंकि मैंने बोला ना कि सरकार और बैंक का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड ही नहीं होता, अगर सरकार और बैंक के अलावा किसी भी तीसरे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट का पैसा आरबीआई के पास है, पड़ा है, उसको मैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तो उसको मैं ओडी में इंक्लूड करती हूँ। तो हमारे M1 में क्या आएगा, करेंसी विद द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट यानी कि C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई यानी कि OD। ये तीनों ही इमीडिएट बेसिस पे जो है कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये तो है ही कैश, करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, ये भी डिमांड पे हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड है, पर ये सबसे ज्यादा नैरो टर्म है क्योंकि इसमें सबसे कम चीजें इंक्लूड होती हैं। M2 में देखो क्या होता है, M2 में मैं M1 वाला सारा कुछ इंक्लूड कर देती हूँ, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। देखो जैसे हम बैंक में FD कराते हैं ना, ऐसे ही हमारे दादा नाना के टाइम पे ना वो लोग बैंक में FD नहीं कराते थे, वो लोग पोस्ट ऑफिस में FD कराते थे। मतलब उस टाइम पे ऑप्शन होता था, लोग क्या करते थे, बैंक ना जाके पोस्ट ऑफिस, आज की डेट में तो हम पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी पत्र नहीं भेजते, उस टाइम पे तो लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में भी जो है सेविंग करी जाती थी, एक FD टाइप ऑफ एक अकाउंट खुलवाया जाता था जहां पे अपना सेविंग्स तुम करके रखते थे, जस्ट लाइक FD विद पोस्ट ऑफिस। तो वो जो अकाउंट है, वो जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, उसको तुम इंक्लूड करोगे M2 में। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज जस्ट लाइक अ FD तुम सबको पता होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो कम लिक्विड होते हैं, वो इमीडिएट बेसिस पे कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा सा कम लिक्विड है एज कंपेयर टू M1। फिर M3 में देखो, M3 में तुमने M1 जोड़ा, अब याद रखना M2 में तुमने M1 जोड़ा था और M3 में भी M1 जोड़ा है। ये बच्चों को कई बार लगता है कि M2 में M1 जोड़ा है और M3 में M2 जोड़ा है, नहीं, M3 में भी मैंने M1 ही जोड़ा है। M1 वाला सारा कुछ प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, टाइम डिपॉजिट माने तो जो कि बैंक के पास जो FD कराई है वो M3 में आ गया, यानी कि M1 में तो जो आया वो आया, M2 में क्या आया, वो वाली FD जो तुमने पोस्ट ऑफिस के पास कराई है, M3 में क्या आया, M1 के साथ साथ वो वाली FD जो तुमने बैंक्स के पास कराई है, और M4 में क्या आया, M4 में आया वो सब कुछ जो पहले तीनों में आया, M4 में क्या आया, वो सब कुछ जो पहले तीनों में आया। तो M4 में क्या आया, M3 आ गया पूरे का पूरा, यानी M1 आ चुका है प्लस
बैंक वाली एफडी आ चुकी है, प्लस सम टोटल ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी कि M2 में जो आया था वो भी M4 में आ चुका है, तुम देख रहे हो M2 वाला भी सब कुछ आ चुका है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट्स ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको बस एज इट इज याद कर लो, तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली M4 में क्या आया, M3 पूरा आया, M3 में M1 आ चुका है, प्लस एक चीज जो M2 में थी वो भी M4 में आ गई। तुम कह सकते हो कि M4 जो है इसमें तुम्हारा M1 वाला सब कुछ, M2 वाला सब कुछ और M3 वाला सब कुछ आ चुका है। तो क्या है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो M4 है बेटा वो सबसे कम लिक्विड है, वो सबसे कम लिक्विड है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी कैसे जाएगी कि सबसे ज्यादा M1 की है, फिर M2 की है, फिर M3 की है और फिर M4 की है। कि M4 को तो बहुत ही कम लिक्विड है, इसको कैश में कन्वर्ट करवाना मुश्किल है क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस वाली एफडी भी आ गई, बैंक वाली एफडी भी आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रॉडर की या वाइडन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा M4 सबसे ज्यादा ब्रॉड है, उससे कम ब्रॉड M3 है, उससे कम ब्रॉड M2 है, सबसे कम ब्रॉड क्या है मेरा M1 है, क्योंकि M1 में सबसे कम सामान हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी एंड ब्रॉडिंग का कि कौन सी टर्म कितनी ब्रॉड है, तो ये सबसे नैरो है लेकिन ये सबसे ज्यादा लिक्विड भी है, ये सबसे कम लिक्विड है, ठीक है, सबसे कम लिक्विड है, पर ये सबसे ज्यादा वाइडन है जिसमें पहले तीनों का सारा सामान आ गया, ठीक है। द मनी सप्लाई इज बेस्ड ऑन द स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी बोला है कि मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है कैलकुलेट होती है, वो कभी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट नहीं होती है। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो है इंक्लूड क्या नहीं होता है, सरकार के पास जो पैसा है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसमें सिर्फ वो वाला पैसा इंक्लूड होता है जो हमारे देश की जनता के पास है, सिर्फ वो इंक्लूड इसमें करा जाता है, ठीक है। एक और चीज, एक और छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक देखो मेरे पास आता है यहाँ पे, लीगल टेंडर मनी का एंड नॉन लीगल टेंडर मनी का, लीगल टेंडर मनी का एंड नॉन लीगल टेंडर मनी का। पहली चीज मैंने लीगल एंड नॉन लीगल बोला, मैंने इलीगल नहीं बोला है, मैंने इलीगल नहीं बोला है। तो टेक्निकली इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इलीगल है, अगर ऐसा कर दिया तो सरकार पकड़ के जेल में डाल देगी, नहीं, इट्स नॉट इलीगल। टेक्निकली दोनों चीजें है तो लीगल, तुम दोनों में से किसी का भी यूज करो, सरकार तुम्हें पकड़ के जेल में नहीं डालेगी, दोनों चीजें लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं है। फर्क क्या है, फर्क यहाँ पर है कंपल्शन का, फर्क यहाँ पर क्या है कंपल्शन का। जो ये वाला है जो लीगल है वो कंपल्सरी है और जो नॉन लीगल है वो ऑप्शनल है। देखो सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर तुम मुझे कैश में पेमेंट करोगे, मैं मना नहीं कर सकती कि भैया कैश में मत पेमेंट करो, मैं डिनाई नहीं कर सकती कैश पेमेंट को। तो जो हमारे कैश होता है, ठीक है, जो हमारी करेंसी होती है, पेपर नोट्स जो हमारे होते हैं वो लीगल टेंडर मनी होते हैं। कि अगर तुम मुझे कैश के फॉर्म में पेमेंट करो तो एक दुकानदार कभी भी मना नहीं कर सकता कि भैया मैं कैश में पेमेंट नहीं लेता। सरकार ने बोला हुआ है कि हर एक दुकानदार, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सेलर के लिए कंपल्सरी है कैश में पेमेंट को एक्सेप्ट करना। तुम मना नहीं कर सकते कि मैं कैश में पेमेंट नहीं लेता। लेकिन कैश के अलावा बाकी आजकल जो भी आ गया, वेदर इट इज अ चेक में पेमेंट करना, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है, आप आजकल यूपीआई करते हो या आजकल आप जो भी कुछ करते हो, बैंक के थ्रू आप जो भी पेमेंट्स करते हो, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप बैंक्स के थ्रू जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो वो कंपल्सरी नहीं है। विच इज वाई आपको पता ही है कि आजकल भी बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, जैसे कि ऑटो वाले हो गए, ठीक है, या सब्जी वाले हो गए, वो मना कर देते हैं कि भैया मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, कैश में पेमेंट कर दो। तो ये जो है ऑनलाइन पेमेंट वो इलीगल नहीं है, वो नॉन लीगल है, यानी कि वो ऑप्शनल है। दुकानदार मना कर सकता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता। तो एक ऐसी पेमेंट, एक ऐसा फॉर्म ऑफ पेमेंट, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जो हमारे देश में कंपल्सरी है, उसको बोला जाएगा लीगल टेंडर मनी, जो कि क्या है, कैश है। कि कैश को कोई भी सेलर मना नहीं कर सकता लेने से। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है, ऐसी मनी जिसको लेने से सेलर मना कर सकता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता हूं, वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो नॉन लीगल टेंडर मनी है, ठीक है। सो लीगल टेंडर मनी जो कंपल्सरी है बाय द लॉ कि इसको कोई मना नहीं कर सकता, नॉन लीगल टेंडर मनी जो बाय द लॉ कंपल्सरी नहीं है, सेलर इसको लेने से मना कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर जो है हमारा मनी का चैप्टर होता है खत्म। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में जहां पर मैं तुम्हें बैंकिंग का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।